जो हालिया टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे आप कहाँ तक मुतफिक हैं? चीज़ों को कम्प्लेक्स करने से रेवेन्यू टारगेट्स नहीं बढ़ते, ना कंप्लाइंस बढ़ती है। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, 25 करोड़ की हमारी आबादी है और टैक्स जो हम अदा कर रहे हैं तो वो तकरीबन होंगे 30-40 लाख। रेवेन्यू कर्टेल हो गया टैक्सेस के बढ़ने की वजह से। रजिस्ट्रियों की तादाद और ट्रांसफर की तादाद कम हो गई जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी। 50% इकोनॉमी जो है वो हमारी टैक्स रेट से बाहर है। तो अगर हम चीज़ों को आसान कर दें, बेहतर कर दें और FBR के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के एवेन्यूज जो है वो भी बढ़ जाए। बजट की आमद है, रेवेन्यू टारगेट ज़ाहिर है वो बढ़ाए जाएंगे, तो आपके पास क्या तजवीज़ है? बॉर्डर के ऊपर जब जंग जारी हो तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। ओवर एंड अबव जो इन्होंने ये 2 मई का जो SRO लाए ये तो बिल्कुल सरियन ऐसे है जैसे गवर्नमेंट लेवल पर रॉबरी हो रही है। ऑर्डिनेंस लाया गया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत जालमाना किस्म का कानून है। 7E को आई थिंक खत्म कर देंगे और सेकंड जो मेजर चेंज 4C के ऊपर है। के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उनको एड्रेस नहीं किया गया, उसके बगैर ये लॉन्च कर दिया। कि आपको अगला बजट बनाने से पहले ये देखना होगा कि आज जो हम वार सिचुएशन में ये किस तरफ जाती है। सेल टैक्स कवानीन में भी तब्दीली की गई हैं या मजीद टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? टेक्नोलॉजी पे चेक एंड बैलेंस इम्पोज करने की बजाय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर से भी कम्प्लेक्स कर दें, उधर से भी कम्प्लेक्स कर दें। अब रिटेलर्स के लिए नेक्सस C1 के अंदर मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि वो अपनी सेल कैसे डालेंगे, वो इनवॉइस नंबर कहाँ से डालेंगे। वो सारे रास्ते बंद कर रही है टैक्स विभाग के, उसकी अपील के, उसके राइट्स को खत्म कर रही है। FBR की एक कोशिश है कि किसी तरह से हम ये जो फेक फ्लाइंग इनवाइसेस के इश्यूज को कैटर किया जा सके। अब बगैर नोटिस की टैक्स वसूली को यकीनी बनाया जाएगा बैंकों के जरिए, किस तरह मुमकिन है? 2024 में जो अमेंडमेंट लाई है, जो अपील में इन्होंने बेड़ा गर्क किया है वो बिल्कुल ही गलत है। बल्कि पहला निज़ाम बेहतरीन चल रहा था। ये भी ये चाह रहे थे कि अपील के बगैर ही रिकवर कर ले। अभी तो उनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कहा कि चाहे हाई कोर्ट का फैसला जब आएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने पे डबल टैक्स देगा। ये बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। इसमें वो लोग भी शामिल कर दिए गए। बड़े अफसोस की बात है कि जिनको विरासत में प्रॉपर्टीज मिली। ऑर्डर या रिकवरी के जो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू है? तो जब कोई इनकम री इन्वेस्ट होती है टैक्सेशन के बाद, उसके ऊपर टैक्स रेट अगर आप ज्यादा रखें तो टैक्स पेयर वो री इन्वेस्ट उस सेक्टर में करेगा जहाँ पे उसको टैक्स रेट कम मिलेगा। कि अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ गया तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उसे पैसे वापस कर दें। 2700 अरब रुपया जो अदालतों में टैक्स की सूरत में रुका हुआ है, क्या वो 2700 अरब रुपए का आज तक कोई जवाब दे सकता है कितना रिकवर हुआ है? वो जहाँ 2700 अरब था आज वहाँ पर 3700 अरब खड़ा होगा। ना तो FBR के पास उसकी कोई कैपेबिलिटी है, कोई उनके पास कोई ग्राउंड में कोई चीज़ तैयार नहीं है जिसके बेस करके वो उसको ऑडिट करें। अगर आपको पता है कि लोग करप्शन करते हैं तो हलफ लेना उसका हल नहीं है। अगर उसने हलफ की बेस पे ही करप्शन नहीं करनी होती तो उसको अच्छाई और बुराई को तो पहले ही पता है। 830 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स लाई गई हैं ये सारी। FBR का ही मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टैक्स पेयर सारे ही टैक्स चोर है। पाकिस्तान में कोई टैक्स पेयर ऐसा नहीं है जो पूरा टैक्स देता है। स्टेट रिटर्न के अंदर ही आपको 70% की कंप्लायंस हो रही है। ये जो नया इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। आपने जितने रिफंड रोके हुए अगर आप वो कर देंगे तो ये 1830 या 250 पे ही जाके रुकेगा। जो 40B लगा रहा है उसकी अप्रूवल उसे FBR से लेनी चाहिए, ना कि चीफ कमिश्नर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स साथ में हफ्ज़ुल हबी। नाज़रीन, बजट की आमद है, लेकिन बजट से पहले भी एक बजट आ चुका है जिसको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो तरतीमी ऑर्डिनेंस 2025 लाया गया है, जिसके खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। और सेल टैक्स की रिटर्न में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, एनेक्स्चर H1 जे और बहुत से मसाइल हैं और उसमें बार बार तोसी क्यों की जा रही है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद सफदर साहब, आप FC है, हमारे टैक्स अमूर हैं। और गुजरांवाले से हम ज्वाइन करेंगे, उनके साथ प्रोग्राम करेंगे आबद हफीज़ आबा साहब, आप साबिक सदर हैं गुजरांवाला टैक्स बार के, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। और मुझे ज्वाइन करेंगे शेख यासिन साहब, आप साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के, एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, बहुत ही सीनियर बंदे हैं। मैं सबसे पहले आपकी तरफ सर आना चाहूँगा सदर साहब, जो हालिया टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं उनसे आप कहाँ तक मुतफिक हैं? बहुत शुक्रिया यूबी साहब आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस मौजू पे डिस्कस करूं। असल में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो है जो थोड़ा दिन पहले की गई, वो टेक्निकल नेचर की हैं कि एनेक्सर चेंज कर दें, ऊपर कर दें, नीचे कर दें। चीज़ों को कम्प्लेक्स करने से रेवेन्यू टारगेट्स नहीं बढ़ते, ना कंप्लाइंस बढ़ती है। हमेशा जो रेवेन्यू टारगेट बढ़ते हैं या कंप्लाइंस बढ़ती है वो चीज़ों को आसान करके बनती है। हमारे लोगों में ये कंसेप्ट बैठ गया है कि जितना चीज़ें टाइट हो जाएंगी, इधर उधर से आप चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे तो चीज़ों की कंप्लायंस बेहतर बन जाएगी या रेवेन्यू टारगेट बढ़ जाएंगे। रेवेन्यू टारगेट कभी भी चीज़ों को कंट्रोल करके रेट बढ़ाने से नहीं
बढ़ते। रेवेन्यू टारगेट सबसे पहले तो लिंक है आपकी इकोनॉमी के साथ। जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो बिजनेस ज्यादा होगा, इकोनॉमी ज्यादा होने से आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। ये प्राइमरी रीजन है। जो दूसरी रीजन है मुझे है कि आप टैक्स कमाने इनको आसान करें। जब आप आसान करेंगे तो जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं वो भी टैक्स नेट की कंप्लायंस में आ जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 50% इकोनॉमी जो है वो हमारी टैक्स नेट से बाहर है। तो अगर हम चीजों को आसान कर दें, बेहतर कर दें, तो हमारी जो कंप्लायंस है वो भी बेहतर हो जाएगी और FBR के लिए रेवेन्यू कलेक्शन के एवेन्यूज है वो भी बढ़ जाएंगे। सफदर साहब, सेल टैक्स कवानीन में भी तब्दीली की गई हैं, रिटर्न 2025 उसमें भी तब्दीलियाँ की गई, जिस तरह आप बता रहे थे H1J दूसरे, अब कमिश्नर की इजाज़त के बगैर कोई रिटर्न भी नील की नहीं भर सकेंगे, सारा कुछ। उसको आप समझते हैं को बेहतरी की तरफ हम कदम रख रहे हैं या मजीद टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो एनेक्जर H1 में चेंज करने की कोशिश की जा रही है या दूसरे एनेक्जर को प्लस माइनस किया जा रहा है, FBR की एक कोशिश है कि किसी तरह से हम ये जो फेक फ्लाइंग इनवाइसेस के इश्यूज को कैटर किया जा सके। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा चीज़ों को आसान करने से और टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से आप बेहतरी ला सकेंगे, कंप्लायंस बेहतर कर सकेंगे। अब मैं UAE में, सऊदी अरब में, UK में भी क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। वहाँ पे जो वैट की रिटर्न्स हैं, हमारे यहाँ सेल टैक्स है, उधर वैट की टर्म यूज़ होती है, तो वहाँ पे जो टैक्स की रिटर्न फिल करना या सबमिट करना हमारी रिटर्न से आज भी कोई 50-60% ज़्यादा आसान है उसको काम करना, उसकी कंप्लायंस करना। लेकिन यहाँ पे चीज़ों को टेक्नोलॉजी पे चेक एंड बैलेंस इम्पोज करने की बजाय हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इधर से भी कम्प्लेक्स कर दें, उधर से भी कम्प्लेक्स कर दें। एक कॉमन आदमी, हम ये चाहते हैं कि जो दुकानदार है वो भी टैक्स नेट में आ जाए। दुकानदार के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिटर्न को समझ सके। तो जो चीज़ एक बंदा समझ ही नहीं पा रहा तो उसकी कंप्लायंस कैसे करेगा और आपके प्रोसीजर को फॉलो कैसे करेगा? और जब वो कंप्लायंस नहीं कर पा रहा, प्रोसीजर समझ नहीं पा रहा, तो सबसे पहले तो वो ये करेगा, वो टैक्स नेट से बाहर चला जाएगा और आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बुरी तरह अफेक्ट होगी और अल्टीमेटली FBR की परफॉर्मेंस जो है वही अफेक्ट हो जाएगी। अच्छा सफदर साहब, FBR के अफसरान के पास इख्तियारात तो पहले भी बहुत लामहदूद थे, लेकिन अब जो बगैर नोटिस के टैक्स रिकवरी के लिए जो इख्तियारात अब हालिया ऑर्डिनेंस में दिए गए हैं, इससे आप क्या समझते हैं ये अब बगैर नोटिस की टैक्स वसूली को यकीनी बनाया जाएगा बैंकों के जरिए? किस तरह मुमकिन है? कंसेप्ट है कि आप पैसे रिकवर कर लें। पहले तो ये चाह रहे थे कि अपील के बगैर ही रिकवर कर लें। अभी तो उनकी मेहरबानी है, इन्होंने ये कहा कि चाहे हाई कोर्ट का फैसला जब आएगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर एक आदमी से बगैर नोटिस के रिकवरी कर लेते हैं तो उसके पास राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। तो आपने रिकवरी कर ली, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ फैसला उसके हक में होगा, तो फिर आपकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। जो दूसरे जो टैक्स पेयर हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए सिवाय हरासमेंट के कुछ नहीं होगा। और जिसकी आपने इलीगल रिकवरी कर ली, उसका बिजनेस आपने तबाह कर लीजिएगा, तो उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? क्योंकि पहले तो समझने वाली बात यह है कि जो ऑर्डर या रिकवरी के जो नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू है, क्या उनमें कोई प्रूडेंस आपको नजर आती है? ऐसे फैसले हम पढ़ेंगे। बेशुमार दफा ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स भी ये कह चुकी हैं कि FBR के जो लोग हैं, जो ऑर्डर वो पास कर रहे हैं, वो इंतहाई पैथेटिक है। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि उस लेवल पे जाके आप अपने लोगों की वो ट्रेनिंग करें, उनकी एजुकेशन करें और प्रोफेशनल्स को उधर लेकर आए। एक तो लोग वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, दूसरी उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, दूसरा कोई वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई बंदा कैसा भी इलीगल ऑर्डर पास कर ले तो कोई उसको पूछने वाले नहीं कि यार तूने ऑर्डर पास किया था, एक फैक्ट्री बंद हो गई, 2000 बंदा बेरोजगार हो गया, तो अब बता तुझे क्या सजा दे, तेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है? FBR की क्या अकाउंटेबिलिटी है कि आपने 2000 बंदा जो है वो बेरोजगार कर दिया? तो मेरी राय में ये बात हो सकती थी कि आप ये कहते कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, क्योंकि वो अल्टीमेट है पाकिस्तान के लॉ में कि उसके आगे तो अपील नहीं है, तो वो चाहे ठीक था या गलत था, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहते कि ठीक है हम रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के हद तक जाना वो जो बिल्कुल ही नाजायज बात है कि एक बंदे के पास राइट ऑफ अपील भी है, दूसरी तरफ से आप कलेक्शन भी कर लेंगे। और तीसरी उससे बड़ी बीमारी ये है कि अगर टैक्स पेयर के हक में फैसला आ गया तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उसे पैसे वापस कर दें। फिर आप लगे रहते हैं उसको नोटिस डाल दें, उसको तंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और कमिश्नर आगे से बता रहे होते हैं जी हमारे पास तो पावर नहीं है, हम रिफंड नहीं कर सकते, हमारी कलेक्शन के प्रॉब्लम है। एक एडिटर और एक इंस्पेक्टर जो असेसमेंट करके नोटिस निकालता है, अगर ये असेसमेंट करने वाले अफसरान का ही मुहासबा कर लिया जाए, अगर इनके ऑर्डर 10 या 5 ऑर्डर फेक
साबित हों या गलत साबित हों, सिफर हो जाए, तो उसको वैसे ही नौकरी से हटा देना चाहिए या उससे इख्तियारात वापस लेने चाहिए? जब चेक एंड बैलेंस हो तो असेसमेंट फिर जो भी होगी सही होगी और वैसे भी एतमाद हो जाएगा टैक्स पेयर का। मेरी राय में हमारा ये जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना, ये एक फेल्ड सिस्टम है, क्योंकि ये अंग्रेज उस वक्त लाए थे जब उन्होंने एक महकूम कौम पे हुकूमत करनी थी, इसलिए सिर्फ उनको वो बंदे चाहिए थे जो यहाँ पे हुकूमत कर सके। ये वाला सिस्टम जो यहाँ पे नाफिज है, ये प्राइमरीली वो सिस्टम है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन से पहले लाया। अब पार्टीशन के बाद अगर देखें तो ब्रिटिश में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हो रहा है, और हमने हमारी अशराफिया ने खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए इसको जारी रखा हुआ। अगर आप FBR में देखें या किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, जितना भी वो प्रोफेशनल इदारा है, अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे प्रोफेशनल ऐसे की जरूरत है प्राइमरीली जो लॉ समझते हो, जो अकाउंट समझते हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, जो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो अगर आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखें, कोई MA पंजाबी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फौज से आया हुआ है, जिनका सिरे से इस बिजनेस से, इस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स एसोसिएशन कोई या कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना कारोबार वालों की वो मसाइल को समझ सकते हैं, ना टैक्स को समझ सकते हैं। अच्छा सफदर साहब, जिस तरह आप अभी कह रहे थे, अगर किसी के पैसे निकलवा भी ले जाए, रिकवरी कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, बाद फैसला उसके हक में भी आ जाए, तो इतनी देर तो उसका कारोबार स्टक हो गया। यही कहानी हुकूमत को पहले भी सुनाई गई थी। 2700 अरब रुपया जो अदालतों में टैक्स की सूरत में रुका हुआ है, जिसके लिए अपील सिस्टम भी बदला गया। क्या वो 2700 अरब रुपए का आज तक कोई जवाब दे सकता है कितना रिकवर हुआ है? उस लॉ को तब्दील हुए तकरीबन 1 साल हो गया। उस 1 साल के अंदर तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि ये बता दें कि वो 2700 अरब था, उसमें से 10% रिकवर हो गया और पीछे जो है वो सिर्फ 2500 अरब रह गया। वो जहाँ 2700 अरब था, आज वहाँ पर 3700 अरब खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे ही जो परफॉर्मेंस, जो क्रेडिबिलिटी, जो प्रूडेंस पहले थी, अभी भी वही है। कोई चीज चेंज नहीं हो रही, बस हलफ पे हलफ उठाए जा रहे हैं। अगर आपको पता है कि लोग करप्शन करते हैं तो हलफ लेना उसका हल नहीं है। अगर उसने हलफ की बेस पे ही करप्शन नहीं करनी होती तो उसको अच्छाई और बुराई का तो पहले ही पता है, क्योंकि सारे पढ़े लिखे आदमी आपने हायर किए हुए। बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, ये नई जिस तरह अमेंडमेंट आई है, ईद से पहले, ईद कुर्बान से पहले FBR कुर्बानी मांग रहा है, 830 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए अमेंडमेंट्स लाई गई हैं ये सारी, या उसके टारगेट को पूरा कर ले, शॉर्टफॉल को पूरा कर ले? जो डिपार्टमेंट की पहले भी रिकवरी के प्रोसेस है वो यही है कि किसी से एडवांस मांग लिया, किसी से रिक्वेस्ट कर ली कि अभी जमा करा दें, बाद में एडजस्ट कर लें, किसी के रिफंड रोक लिए। ये अगर 830 अरब का शॉर्टफॉल है तो अगर आप देखें तो ये हो सकता है 1830 अरब का शॉर्टफॉल हो, क्योंकि आपने जितने रिफंड रोके हुए हैं अगर आप वो कर देंगे तो ये 1830 या 230 पे ही जाके रुकेगा। जितने लोगों के रिफंड है वो आप रोक देते हैं। इनकम टैक्स के रिफंड आप नहीं कर रहे, सेल टैक्स वालों को आप टाइम पे नहीं देते। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो जितने इन्होंने एडवांस, नेट रिजल्ट भी नेगेटिव चला जाएगा कि अगर आप देखेंगे जितनी रिकवरी उसमें 20-25% वो अमाउंट है जो उन्होंने लोगों से एडवांस ली हुई है। तो अगर आप उसको असेसमेंट करें, आपको ये देखना चाहिए कि कैसे हमारी रिकवरी हो सकती है, नंबर 1। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे ज्यादा रिकवरी के चांसेस हैं। 2 चीजें हैं, हम FBR का ही मॉडल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि टैक्स पेयर सारे ही टैक्स चोर है। पाकिस्तान में कोई टैक्स पेयर ऐसा नहीं है जो पूरा टैक्स देता है। अगर वो सारे ही टैक्स चोर हैं तो आपको 50, 60, 70, कोई 80, कोई 90% टैक्स दे रहा होगा, और एक वो बंदा है जो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है। तो वो एरिया जो टैक्स नेट से बाहर है, जिसे हम ब्लैक इकोनॉमी कह दें, ग्रे इकोनॉमी कह दें, या आउट ऑफ टैक्स नेट इकोनॉमी कह दें, अगर आप उधर जाएं, प्रॉपरली काम करें तो आपके रेवेन्यू के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, या इवन गवर्नमेंट की अपनी स्टडी है कि हम 50% ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी जितनी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, आप रियल एस्टेट को ले लें, आप गोल्ड ले लें, आप रिटेल को ले लें, सब कैश इकोनॉमी है। वो एक चलते फिरते सारे बैंक हैं। तो अगर आप उसको टैक्स नेट में ले आए तो आप अगर पूरा भी नहीं कर सकते, उसका सिर्फ 25%, 50% में से अगर आप उसका आधा जो कि 25% बनेगा वो टैक्स नेट में ले आए, तो आज जहां आप खड़े हैं कि 830 अरब का शॉर्टफॉल है, ये आप इसको 830 अरब के सरप्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक अच्छी प्रोफेशनल टीम लानी चाहिए और आपको अपना ऑडिट और कंप्लायंस का प्रोसेस चेंज करना चाहिए। जब तक बजट की आमद है, रेवेन्यू टारगेट ज़ाहिर है वो बढ़ाए जाएंगे, तो आपके पास क्या तजवीज़ है? अगर रेवेन्यू टारगेट बढ़ाए जाते हैं तो किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? देखो, एक तो आज की जो सिचुएशन है कि हमारे बॉर्डर पे जंग जारी है, तो बॉर्डर के ऊपर जब जंग जारी हो तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। पूरी हिस्ट्री की आप स्टडी देख लें, जिस मुल्क के अंदर जंग है उसकी कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। माफिया अपना पैसा उठा लेता है मार्केट। माफिया हो या ना हो, जहाँ माफिया नहीं है वहां पे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग
लोग आपके साथ ट्रेड नहीं करते, आपकी ना इंपोर्ट हो सकती है ना आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है, हर चीज जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाती है। पहली बात तो ये है कि आपको अगला बजट बनाने से पहले ये देखना होगा कि आज हम वार सिचुएशन में ये किस तरफ जाती है। दूसरी बात ये है कि ना तो टैक्स रेट बढ़ाने से रिकवरियां बढ़नी है, ना टारगेट बढ़ने हैं, ना टैक्स कवानीन को सख्त करने से बढ़नी है। आपको लोगों को आसानियां देनी होगी, आपको अपना बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा। देखें हमारे पास दो मसाले हैं जो हमारी बात को सेकंड करेंगी। पहली बात, जब मियां साहब की पहली गवर्नमेंट 85 में आई थी तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज कम की। जब इंपोर्ट ड्यूटीज कम की थी तो रेवेन्यू कलेक्शन शॉर्टफॉल में जाने की वजह बढ़ गया था। दूसरी सिचुएशन, अब हमारे पास रिसेंट एग्जांपल ये है कि आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, लोगों का 10 साल की हम आपको छूट देंगे। वो लोग जो वहां पे बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, आप उनकी टैक्स जो सेल टैक्स में कलेक्शन है, आप वो देखिए कि कितनी ज्यादा हुई है और वहां पे जॉब क्रिएशन कितनी ज्यादा हुई है, वेल्थ क्रिएशन कितनी ज्यादा हो रही है। तो अगर आप ऐसा इन्वायरमेंट दें, ना आप एग्जाम्पशन दें, आप लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन लोग दो वजूहात से एसईसी में जा रहे हैं। नंबर 1 के टैक्स की एग्जाम्पशन है, और सिर्फ टैक्स की एग्जाम्पशन का मसला नहीं है, वहां पे आपने फैसिलिटेशन दिया है, वहां यूटिलिटीज के डिपार्टमेंट्स को अरेंज किया है, वहां आपने जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर किया। अदरवाइज आप शेखुपुरा की इंडस्ट्रियल देख ले, हो सकता है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट हो, और जिस गली में चले जाएं आप गुजरा नहीं जा सकता। आप मांगा मंडी पे चले जाएं, वहां भी इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, और आप वहां पे जाके अंदर गलियों में हालात देखें तो आपको पता चलेगा आप किसी इंडस्ट्रियल जोन में नहीं, किसी बेकारी जोन में फिर रहे हैं। तो आप जब तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, लोकल लोग भी हेजिटेट करेंगे। अभी ये आ रहा है कि पाकिस्तानी थर्ड इन्वेस्टर है यूएई की प्रॉपर्टी को बाय करने में, तो अगर वो इतना पैसा पोटेंशियल अपना बाहर लेके जा रहा है, अगर आप उसको यहाँ पे इंसेंटिव दें, आज भी पाकिस्तान में प्रॉफिट कमाना यूएई से बेहतर है, पाकिस्तान में ज्यादा बेहतर रिटर्न है। लोग सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, आसानी के लिए उधर जा रहे हैं। अगर आप ये एनवायरनमेंट यहाँ पे दें तो वो जो लोग वहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बने हुए हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान में आ सकता है। सही कह रहे हैं सफदर साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, ब्रेक से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम गुजरांवाले चलेंगे। गुजरांवाले के आबद हफीज़ आबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे जो नई तरमीमी आर्डिनेंस 2025 आया और सेल टैक्स में जो मसाइल आ रहे हैं और नई नई अमेंडमेंट्स जो आ रही हैं और बजट प्रपोजल के हवाले से। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आबद हफीज़ आबा साहब, आपको अपने प्रोग्राम से खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 में जो तरतीमी आर्डिनेंस 2025 लाया गया है, जिसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब अफजल यूबी साहब। जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के असारात जो हैं वो जारी किए हैं। इसी तनाज़ुर में ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत जालमाना किस्म का एक कानून है जो कि जिसमें तरमीम की गई है। पहले ही जो एपिलेट के जो फोरम्स हैं उनके इख्तियारात को महदूद करना, जिस तरह पहले आपने देखा, इससे पहले कि हाई कोर्ट में यानी कमिश्नर अपील के बाद जो अपील है वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में आपने रिकवरी रोकने के लिए आपको स्टे के लिए 30% की जरूरत होती है, 50,000 फीस भी जमा करवानी, 50,000 रुपया फीस जमा करवानी होती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सारे रास्ते बंद कर रही है, टैक्स विभाग के, उसकी अपील के, उसके राइट को खत्म कर रही है। मतलब ये है कि अगर तो गवर्नमेंट एफपीआर जस्टिफाइड हो अपने उन असेसमेंट ऑर्डर्स में जिनके खिलाफ कोई भी एसएससी अपील करता है, तो फिर तो इस तरह की चीजें ठीक है। लेकिन जब आपकी 90% असेसमेंट जो एफपीआर के करते हैं वो गलत होती हैं और वो सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड होती हैं, और टारगेट पूरा करने के लिए कितनी सारी डिमांड्स यूज क्रिएट कर दिया जाता है, जिनमें बेशुमार लीगल स्टैंड पे, लीगल कानूनी हुक्म की वजह से या टेक्निकल हुक्म की वजह से स्क्रूटनी तय नहीं कर पाती और एपिलेट फोरम से खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये जो ऑर्डिनेंस दिया गया कि किसी भी असेसमेंट ऑर्डर के जजमेंट के बाद एफपीआर ने ये जो ऑर्डिनेंस करवाया है, उसका ख्याल है कि हम फौरी तौर पे रिकवरी कर सकेंगे डिस्प्यूटेड अमाउंट की, और उसमें जो अपील का टाइम है वो भी शायद हम ना देने दें, और उससे पहले हम उसके बैंक अकाउंट की जो अटैचमेंट है वो भी कर रहे हैं। पहले अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया, अब आर्डिनेंस 2025 आया है, इसमें टैक्स पेयर हकूक को सलब कर दिया। क्या इसी तरह हम मुल्क को लेकर चलेंगे? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले 26वीं तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी को, और अब तो मैं समझता हूँ कि जो एपिलेट फोरम है टैक्स का, वो उसकी आज़ादी को जो सलब किया जा रहा है, और ये एक टैक्स के जबर का दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। आप उसकी जो प्रेमिसेस पे जाके बैठेंगे, आप कैमरे लगाएंगे, आप चेकिंग करेंगे, आप डॉक्टरों की फीसों को भी चेक करेंगे, सारा कुछ जाके आप उनके प्लेस पे जाके चेक करेंगे, तो फिर कारोबार कौन करेगा, किस तरह करेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप उन लोगों को
लगाएंगे वहाँ पे उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर और पहले ही उनपे आवाम जो समझती है अदम एतमाद है उन पे और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक है। और जब उनको आप लगाएंगे तो वो फिर टिकट छूट का काम होगा कि किसी कारोबार को वो चलने देंगे और किसी कारोबार को वो नहीं चलने देंगे। सही है। अगर इसी तरह के मामला रहे तो फिर तो एफआईआर में खुद ही कारोबार चलाने हैं तो फिर ये खुद ही सारा कुछ करे। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की पॉलिसी का हुकूमत वक्त को कोई ऐसा फायदा। अच्छा, पहले भी आप साहब अगर 27 अरब रुपए वो अदालतों से रिकवर नहीं हो सके तो मजीद आप नई आर्डिनेंस लाकर असले के बावजूद भी अब रिकवरी हो सकेगी और बैंकों से टैक्स करके पैसे निकलाए जा सकेंगे। तो फिर टैक्स पेयर के हकूक क्या, उसको आज़ादी क्या, उसको इंसाफ क्या, फिर तो कहीं भी अपने आप को तो ये नहीं कर रहा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, तरीका का तो ये होना चाहिए कि जिन केसों में अटैचमेंट पहले हो चुकी है और हाई कोर्ट के बड़े सख्त ऑर्डर हैं और उन्होंने बड़े सारे कमिश्नर को और इवन मेंबर तक को उन्होंने वार्न किया, हाई कोर्ट से या अपीलेट ट्रिब्यूनल से खत्म हो जाती है। तो फिर ये जो जुल्म किसी टैक्स पेयर के साथ रवा किया गया है और ये जो ऑफिसर है जो गलत असेसमेंट करता है, जो गलत टैक्सेशन करता है, तो मैं समझ रहा हूँ उसको इको सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए ये इस चीज की ज्यादा अहम जरूरत है कि ऑनलाइन जो बिजनेस है उस पर भी हम अपना फोकस करें और उस पर भी टैक्सेशन को जो है वो करें। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हम समझते हैं कि गैप है वहाँ पे हम उस पे जो अपने टैक्सेस को है वहाँ पे नाफिज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम ये जरूर करना चाहिए कि हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जो टैक्स ऑलरेडी दे रहा है उसके लिए हमें आसानी पैदा करना है। एफबीआर का पुराना अपील सिस्टम बहाल होना चाहिए कि ये नया दुरुस्त है? जी, एफबीआर का बिल्कुल पुराना अपील सिस्टम बहाल होना चाहिए और एक राइट होना चाहिए कि उसको 2 अपीलों की जो है वो बिल्कुल एक लीगल राइट है उसका कि उसको 2 अपीलों का राइट मिले। 120 साल पुराना सिस्टम चेंज करके ये एफबीआर या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर समझती है कि लोगों से ये हम टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं 80% गलत असेसमेंट करके आप टैक्स की रिकवरी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये टैक्स की रिकवरी नहीं है, ये एक ऑफिशियल कह सकते हैं ऑफिशियल किस्म की डकैती है। जो आप फिर ऐसा करके या खौफ की फजा कायम करके आप टैक्स बेस को या टैक्स रेट को नहीं बढ़ा सकते। तो अच्छा, आप सब आखिर में सिर्फ ये बताइएगा, बाहरी जारहियत भी ये आप सबके सामने है, भारत बुज़दिलाने हमले कर रहा है और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट एफबीआर भी मुख्तलिफ हीले बहानों से मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स देनदार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में बजट खसारा भी है, शॉर्टफॉल भी है और टैक्स टारगेट भी पूरे करने हैं। IMF को एतमाद में लेना है, कोई दरमियानी को रास्ता है? मैं समझता हूँ दरमियानी रास्ता सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले हमारा मुल्क है पाकिस्तान है और सबसे पहले उसको बचाने के लिए हमें अपनी आर्मी का साथ देना चाहिए, हमें इस इशू पे अपनी गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए और सारी आवाम को उसका साथ देना चाहिए। जो सरेदस्त मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही करनी है, तो आप खुदा के वास्ते ये करें कुछ अर्सा के लिए कि आप अपनी अखराजात कम कर दें। जितनी आपने टैक्स के पैसे उड़ा देने हैं, आप कह लेंगे 800 अरब अगर आपने इकट्ठे करने हैं, वो तो 800 अरब की कहीं से बचत कर लें। जो फजूल के बजट्स हैं, जो फजूल के अदारे हैं, जो आपके फजूल के मसाइल हैं, उनके अखराजात को कम करें। आप हुक्मरानों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है या अशराफिया के लिए रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी ज़िंदगी को जो है वो सादा करें, उनके लिए भी उसी तरह ही करें कि जिस तरह यूरोप करता है। जी नाज़रीन, आपने आबद हफीज़ आबा साहब की गुफ्तगू सुनी सेल टैक्स पर और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पर जो नई तरामीम है उन पर भी। मुझे यहाँ ब्रेक कहा जा रहा है, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शेख यासीन साहब। आप साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार रह चुके हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। शेख यासीन साहब, ये बताइएगा जो टैक्स निज़ाम में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप कहाँ तक एग्री करते हैं? ये मैं इससे पार्शली एग्री करता हूँ और उसके एग्री करने की वजह यह है कि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। 25 करोड़ की हमारी आबादी है और टैक्स जो हम अदा कर रहे हैं और जो देने वाले हैं वो तकरीबन राउंड अबाउट जो लास्ट था, अगर मेरा फिगर गलत ना कह रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, तो वो तकरीबन होंगे 30-40 लाख।
30-40 लाख ने 25 करोड़ को फीड करना, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम जो अपना टैक्स का निज़ाम है उसको बेहतर करें, उसमें शफाफियत लाएं, इसकी बेस को ब्रॉडन करें ताकि लोग खुद वॉलंटरली आके अपने रिटर्न दे। जो निज़ाम है ऑडिट का उसको बड़ा शफाफ होना चाहिए, हर एक को ला के तो उसको कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। अब हो ये रहा है कि FBR में जो एग्जिस्टिंग असेसिज हैं उनके ऊपर ही तलवार चलाई जाती है, जो कि एक गलत प्रोसीजर है। ना तो FBR के पास उसकी कोई कैपेबिलिटी है, कोई उनके पास कोई ग्राउंड में कोई चीज़ तैयार नहीं है कि जिसके बेस करके वो उसको ऑडिट करें। ऑडिट अटकल पच्चू से होता है या बाज़ होता है कि कमिश्नर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय देयर इंस्पेक्टर्स। वो जो बड़ा रैंडम सा होता है, जी आपकी सेलें जो है वो दूसरों की सेलों के साथ मैच नहीं करती, आपका GP दूसरों के साथ जो मैच नहीं कर रहा, ये चीज़ें बना के तो वो उसको एक ऑडिट के लिए लेके जाते हैं, जो कि सरियन गलत है। और इसके ऊपर बेशुमार कोर्ट्स ने भी अपनी जजमेंट्स दी है कि इस तरह के जो रैंडम आप बैलेटिंग जो सिलेक्शन करते हैं वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपका जो पहला सवाल था उसका तो यही जवाब है कि इसमें हमें अपने कौमी तरक्की है उसके लिए शाना बशाना हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने जितने भी फंड्स इकट्ठे करते हैं उसमें शफाफियत लाए, ताकि किसी को ये ना हो कि जनाब हम पे तो कर रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर नहीं लग रहा। शेख साहब ये भी बताइएगा कि बजट की आमद है, लेकिन ईद कुर्बान से पहले ही FBR ने टैक्स दहंदगान से कुर्बानी मांग ली है। मिसाल के तौर पर जो अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 आया है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? 2024 में जो अमेंडमेंट लाई है, जो अपील में इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, वो बिल्कुल ही गलत है। बल्कि पहला निज़ाम बेहतरीन चल रहा था जिसमें कमिश्नर पहले फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कमिश्नर होता था, उसके बाद सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ITAT होता था, जो हमारे नज़दीक या कोर्ट्स के नज़दीक लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती थी, और उसके बाद रेफरेंस के लिए आप हाई कोर्ट जाते थे, और उसके बाद फर्दर रेफरेंस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाते थे, जिसमें वो केस लॉज इन्वॉल्व होते थे या पॉइंट ऑफ लॉ पे जो है वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती थी। अब हालात ये हैं कि आप 1-2 करोड़ से ऊपर की जो अपील है वो आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल लेके आ रहे हैं, और उससे ऊपर अगर कुछ चीज़ है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में आपने वहाँ पे फीस रख दी 50,000 रुपये, और 30% जो टैक्स है उसका आपने वो लगा दिया चेक। अब बताइए, एक बंदे का एक्स पार्टी असेसमेंट है, उसको हिट किया गया है, वो कहाँ से 30,000-50,000 रुपये लाए और 30% उस जो हिट हुई है उसका पैसे जमा करवा। ये सरियन ज्यादती है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओवर एंड अबव जो इन्होंने ये 2 मई का जो SRO लाए, ये तो बिल्कुल सरियन ऐसे है जैसे गवर्नमेंट लेवल पर रॉबरी हो रही है कि जनाब हमने कोई नोटिस नहीं देना, कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी ये सरियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट है, विच सेज के एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये इसको बिल्कुल ही नेगेट कर रही है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि FBR में जो बंदे हाई अप्स बैठे हैं उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जो कानून लेके आ रहे हैं क्या ये डिफीट तो नहीं हो जाएगी इसको। और मज़े की बात ये है, हायर कोर्ट्स में जब इनको डिफीट होती है तो वो अगले एक SRO लाते हैं और उसके साथ वो सारे अमेंडमेंट कर देते हैं, यानी वो जो ऑर्डर आया होता है उसको सारा नलीफाई कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे निज़ाम में टैक्सेशन का, ये उसके खिलाफ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम इतना शफाफ बनाए कि कोई उंगली ना उठाए और कोई हर बंदा वॉलंटरली आके अपने हिस्से का ड्यू जो शेयर ऑफ टैक्स है वो दे। शेख यासीन साहब, बजट आने वाला है, इनकम टैक्स में क्या क्या इस्लाहात होनी चाहिए, कौन कौन से टैक्स कवानीन आने चाहिए, आप क्या समझते हैं? बजट आने वाला सबसे पहले तो यही जो अपील्स का है इसको बड़ा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इसमें बड़ी सिंपल सी बात थी कि आप कमिश्नर ऑफ अपील्स जो है वो ज्यादा बना दीजिए। इसी तरह ट्राइब्यूनल में मेंबर्स ही अभी तक अपॉइंटमेंट जो है पूरी नहीं हो सकी, मेंबर्स बना दीजिए, बेंचेस बनने कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो रेगुलर काम होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक तो जो आपने चेक लगाया 50,000 रुपए का हाई कोर्ट में वो खत्म होना चाहिए। दूसरा जो 30% आप कह रहे हैं कि जनाब वो आपको स्टे के लिए या हाई कोर्ट में जाने के लिए 30% आपने वो टैक्स जमा कराना, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा जो नया इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। शेख यासीन साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि 7E, 4C और CVT की तलवारें अभी तक टैक्स दहंदगान पर लटक रही हैं, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सर जी, 7E, 4C ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये लेटेस्ट चल रहा है, बल्कि आज भी उसकी हियरिंग थी। तो मेरे हिसाब से जो 7E है वो तो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़ी सीधी सी बात है, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसके ऊपर मैंने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम मैंने टैक्स दिया और मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। अब मैं जाकर उसको बेचता हूँ, मुझे उसके ऊपर फर्दर टैक्स की जरूरत ही नहीं। ये तो वही बात है, जो टैक्स दे रहा है उससे ही आपने टैक्स मजीद लेना है। ये इस तरह ना कीजिए, इसको आप यहाँ से बाहर निकालिए। और अनरजिस्टर्ड जो नहीं रजिस्टर्ड है या जो न्यू कमर है उसको आपने टैक्स में लाना है। इस तरह ये चीजें तो आप जो ऑलरेडी दे रहा है उसको भी कह रहे हैं भाई कारोबार बंद करो और घर चले जाओ। शेख यासीन साहब, ये भी बताइएगा सेल
सेल टैक्स में क्या क्या रिक्वायर है? सेल टैक्स में तो साहब जी जो सबसे ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि जो 40 सेक्शन जो इस्तेमाल करता है टैक्स ऑफिस, उसके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये जानबूझ के हरास किया जाता है, इनको टारगेट मिलते हैं कि जनाब आपने ये काम, ये इतना टारगेट इकट्ठा करना है, तो डिपार्टमेंट जो नीचे लोअर स्टाफ से कहते हैं भाई फला यूनिट के ऊपर आपने 40B लगा के तो वहाँ पे चले जाए। नो डाउट कि समटाइम्स बाज़ जगह पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, खराबियाँ पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे खराबियाँ पैदा कर रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट जो 40B लगा रहा है उसकी अप्रूवल उसे FBR से लेनी चाहिए, ना कि चीफ कमिश्नर से। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेल्स टैक्स का जो 18% है इसको आप सिंगल डिजिट में ले आइए और कहिए कि जनाब हर बंदे ने सिंगल डिजिट जितना भी वो उसका सेल टैक्स वो पे करना है और कोई इनपुट अलाउ नहीं होगी। भले पीछे से इनपुट कटवा के आओ, कोई इनपुट अलाउ नहीं है। 8%, 9%, 5% कोई एक सिंगल डिजिट में ले आए ताकि ये चोरी जो है ये खत्म होनी चाहिए। ये चोरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि 18% आपने एक रखा हुआ है और 4% आपने अनरजिस्टर्ड का रखा, टोटल 22% है। कौन सी ट्रेड ऐसी है जो 22% नफा कमाने के बाद आपको टैक्स दे और उसके पास भी बचे? ये बड़ा इलॉजिकल, इर्रेशनल है, इसको खत्म होना चाहिए। और मेरी यही इसमें फोरम के जरिए FBR से इस 18% का किया हुआ इसको कम करके सिंगल डिजिट में लाए ताकि बिजनेस बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया शेख यासीन साहब, आपने हम टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं फरीद आदिल म्यू साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, लॉ टैक्स बार के सीनियर मेंबर हैं। फरीद आदिल साहब ये बताइएगा कि इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में क्या प्रपोजल है आपके पास, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट की आमद है। एक जालिमाना ऑर्डिनेंस अभी नाफिज किया गया 2 मई को और तरमीम की गई जिसमें रिकवरी के हवाले से कुछ खतरनाक सेक्शन ऐड किए गए। बहुत से ऐसे कवानीन बनाने की कोशिश की गई है, जैसे अपॉइंटमेंट है किसी बंदे की कि वो किसी के आउटलेट पे जाके उसकी सेल को प्रॉपर चेक करने के लिए, निगरानी करने के लिए मुतय्यन कर दिया जाएगा। फिर इसी तरह ये इख्तियार जो है बहुत से पंजाब गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों को भी दिया जाने का। इसी तरह बहुत से ऐसे कवानीन को अमेंड किया गया या उनको बाईपास किया गया। बहुत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कवानीन जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे जजमेंट दी हुई हैं रिकवरी के हवाले से, हाई कोर्ट की बेहतरीन जजमेंटें अवेलेबल हैं। जवाब साहब की जजमेंट है कि जब तक 138 की प्रॉपर नोटिस नहीं होगा, टाइम नहीं, उसके बाद ही सारी रिकवरीज होंगी, उनको बाईपास किया गया। तो ये आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ बनता है, वकुला का, और सबसे ज़्यादा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे उन्होंने कुछ बयानात भी आए हैं, लेकिन जितना स्ट्रांगली इसको कंडेम करना चाहिए अभी वो हो नहीं रहा हमारे ख्याल से। लेकिन अभी जो आपका टॉपिक है वो 236C और K के हवाले से है कि ये कानून कहाँ तक इफेक्टिव है। लेकिन अभी देखिए जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें रेवेन्यू के मुतालिक बताया गया है कि रेवेन्यू कर्टेल हो गया टैक्सेस के बढ़ने की वजह से। रजिस्ट्रियों की तादाद और ट्रांसफर की तादाद कम हो गई जो पहले बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे हुकाम वाले से दरख्वास्त है या पॉलिसी मेकर से कि ऐसा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए जो आसानी से दिया जा सके और किसी के ऊपर बोझ ना हो। अब जैसे 3 और 6% का ये लेट फाइलर का एक इशू है, बहुत से लोग अपने रिटर्न जमा करवाने के बावजूद भी लेट फाइलर तस्वर हो रहे हैं। जाहिर है उन्होंने रिटर्न तो लेट फाइल की, लेकिन उसको इतना बड़ा जुर्माना कि पूरे साल वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने पे डबल टैक्स देगा, ये बहुत बड़ी ज्यादती वाली बात है। और इसी तरह 236C के मुतालिक है कि जब वो बेचेगा प्रॉपर्टी, देखें इसमें वो लोग भी शामिल कर दिए गए। बड़े अफसोस की बात है कि जिनको विरासत में प्रॉपर्टीज मिली हैं, जिनको गिफ्ट में प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो अभी सोसाइटीज में अपडेट नहीं हुई। आप जाके देखें तो बहुत सी सोसाइटीज ऐसी हैं, जैसे हमें बताया जाता है, हमसे लोग पूछते हैं कि फलानी सोसाइटी में गए तो उन्होंने कहा जी कोई 236C जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये लोग उस एम्बिट में ही नहीं आते। हम बड़े हैरान हुए कि अभी तक भी लाहौर में वो सोसाइटियां मौजूद हैं, इतने बड़े शहर में, FBR की डोमेन से बाहर है, ना 36C और न K के हवाले से कोई बात हो रही है और वो लोग ट्रांसफर भी कर रहे हैं। तो देखें FBR का उन सोसाइटी से टैक्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, लेकिन अमेंडमेंट की जाएगी कोई बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ही ना सके, और अगर करवा ले तो बाद में जब भी उसकी आइडेंटिफिकेशन हो तो उसे टैक्स देना पड़े, लेकिन इसका बोझ कम किया जाए। जैसे 3% है फाइलर पे, तो फाइलर को तो कम से कम 1% पे लेके आया जाए और नॉन फाइलर को 2% पे ले जाए, चले जैसे पहले चलता था। इसी तरह जो लोग विरासत के जरिए से प्रॉपर्टीज के हकदार बने उसको भी फाइलर होना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि उनका टैक्स का जो है वो रेट आधा हो जाए। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विरासत में आती हैं या गिफ्ट के जरिए से मुंतकिल की जाती हैं, जब उन पर ड्यूटीज माफ हो
जाती हैं, स्टैम्प ड्यूटीज कम हो जाती हैं, ठीक है ना जी। बहुत से इदारे अपनी ड्यूटीज छोड़ देते हैं, तो एफबीआर को भी चाहिए कि उसमें अपने टैक्सेस को छोड़े। जैसे एफिडेविट फाइल है डीएचए की, उस पर कोई टैक्सेस नहीं है, इसी तरह उनको भी एग्जम्पशन मिलनी चाहिए उन लोगों को जो विरासत के जरिए हकदार हुए हैं। और इसी तरह फर्स्ट परचेजर को तो प्रॉपर्टी के लिए मेरा ख्याल है कि एग्जम्पशन देनी चाहिए। अगर साल के अंदर कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको पहली प्रॉपर्टी खरीदने पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होना। फिर देखिए कि हमारा निजाम कितना बेहतर तरीके से चलता है। लोग पहली दफा खरीदेंगे तो जाहिर है उसे बेचेंगे भी, ठीक है ना। जब खरीदने और बेचने का सिलसिला चलेगा, जाहिर है फिर इस सेक्टर में काम बढ़ेगा। जो अभी देखें बहुत सी चीजें हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, ईंट सीमेंट बिजली और दूसरी चीजों को अब देखें तो उस लेवल पे काम नहीं हो रहा। जब घर कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे तो जाहिर है मजदूर का काम भी नहीं चल रहा, मिस्त्री का काम भी नहीं चल रहा, कंस्ट्रक्शन वाले का काम नहीं चल रहा, स्टील मिल कम प्रोडक्शन कर रही हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां कम प्रोडक्शन कर रही हैं, और इससे रिलेटेड जितनी इलेक्ट्रिक की चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं, बहुत से मामला रुके हुए। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब कंस्ट्रक्शन किसी मुल्क में होती है, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में कंस्ट्रक्शन हो रही है या सऊदी अरब में कितनी कंस्ट्रक्शन है, तो ये दरखास्त थी कि इसको कम किया जाए और ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाए कि बेहतर तरीके से कलेक्शन की जाए। बहुत शुक्रिया फरीद आदिल मेयर साहब, आपने हम टाइम दिया। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि बजट की आमद है और आप क्या प्रपोजल देना चाहते हैं? बजट प्रपोजल पे देखें, इस दफ़ा हम भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस दफ़ा मेजर चेंजेस आएंगी टैक्स में, जो कि लास्ट 2-3 ईयर से जो सेक्टर्स फ्लॉप चल रहे हैं उनको दोबारा से एक्टिव करने के लिए जो पॉलिसी आ रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रियल स्टेट सेक्टर, जिसमें प्रॉपर्टीज़ के रेट की आपको पता है फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की वजह से जो रेट की वेरिएशंस हुई, टैक्स रेट चेंज हुए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के ऊपर और सेल परचेज के ऊपर अवॉइड करना शुरू हो गए और आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ। उसके ऊपर जो चेंजेस हैं उसमें हमारी ये प्रपोजल्स है कि टैक्स रेट कम करना चाहिए, 236C का टैक्स और 236K के टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम 3% इन्होंने किया है और उससे रिड्यूस करके 1% पे लेके आए। इसमें जो मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि जब एक इनकम टैक्स पेयर की ऑलरेडी टैक्स हो चुकी हुई है तो उसी इनकम से वो आगे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसकी इनकम री इन्वेस्ट हो रही है टैक्सेशन के बाद। तो जब कोई इनकम री इन्वेस्ट होती है टैक्सेशन के बाद, उसके ऊपर टैक्स रेट अगर आप ज़्यादा रखें तो टैक्स पेयर वो री इन्वेस्ट उस सेक्टर में करेगा जहाँ पे उसको टैक्स रेट कम मिलेगा। तो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्होंने टैक्स रेट इंक्रीज करने से वो क्या हुआ कि लोग फिर अदर सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए, तो इसलिए वो फ्लॉप हो गया। ये 3% से रिड्यूस करके अगर 1% पे आ जाएगा तो आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा से बूम मिलेगा, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा। और दूसरा आपका जो बजट प्रपोजल में जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस जो हमें नज़र आ रहा है, इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में 7E का इन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट किया कि सर्टिफिकेट लेके आएंगे 7E का, क्या आपने 7E का टैक्स पे किया है कि नहीं किया, उसके ऊपर वो कमिश्नर से अप्रूवल और सर्टिफिकेट वाला प्रोसीजर लेके आए, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र के टाइम पे सोसाइटीज़ वालों की एक रिक्वायरमेंट थी, उसकी वजह से वो टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। तो वो 7E को आई थिंक ख़त्म कर देंगे। उसको ख़त्म करने से भी ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि लोगों के जो माइंड के ऊपर एक बोझ डला होता है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स हैं, बेहतरी आएगी 7E के ख़त्म होने से। और सेकंड जो मेजर चेंज है 4C के ऊपर है। 4C आपको पता है सुपर टैक्स की इन्होंने स्लैब चेंज की थी, स्लैब चेंज करने से जो छोटे सेक्टर्स के कुछ लोग थे उनके ऊपर भी काफ़ी बोझ डला है। तो मेरे ख्याल में 4C के ऊपर इन्होंने स्लैब को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और स्लैब चेंज करनी चाहिए। और सेकंड जो असेसमेंट ऑफिसर्स हैं जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करके एक हमारी इनकम को असेस करके इंक्रीज़ करते हैं, उसके ऊपर जब 4C लगाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए कि एक एक्सपोर्टी ऑर्डर के ऊपर अगर एक ऑफिसर असेसमेंट करता है, असेसमेंट करके वो आपकी प्रॉफिट को बढ़ा देता है और उसके ऊपर 4C लगा के सेपरेट और उसको 4C कलेक्शन करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर महकमे को ज़रा फोकस करना चाहिए कि अगर एक एक्सपोर्टी ऑर्डर है या कोई भी ऐसा असेसमेंट ऑर्डर जो अपील चैलेंज है, उसके ऊपर उसकी 4C की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। 4C उसके ऊपर वो इस तरह से अप्लाई नहीं करना चाहिए जब तक उसका फाइनल डिसीजन ना आ जाए कोर्ट का कि इस ऑर्डर के ऊपर क्या वाकई इसका इनकम असेस होकर सुपर टैक्स से क्रॉस कर चुकी है, तो फिर उसके ऊपर होना चाहिए, एक प्रोसीजर डिफाइन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां अमजद साहब, आपने हम टाइम दे। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है अरशद बशीर साहब, आप FCMA है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, हमारे टैक्स अमूर है, लॉ टैक्स बार के मेंबर है। अरशद बशीर साहब, बजट की आमद है, क्या तजवीज़ है आपके पास इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में? के अंदर जो अमेंडमेंट की गई है उनको
एड्रेस नहीं किया है कि उसके बगैर ये लॉन्च कर दीजिए। अब रिटर्न के अंदर अगर नेक्सस C1 को देखते हैं, वहाँ पे ये सिस्टम डाल दिया गया है कि आपने अपनी जो सेल है उससे अगेन इनवाइस वाइज अपनी रिसीट डाल, आपने जो इनवाइस पहले सप्लाई की है, यहाँ पे क्रेडिट पे चीजें चल रही होती हैं, कैश पे चीजें चल नहीं हो रही होती। आप क्रेडिट पे आपने माल दिया है, बंदे ने 90 डेज में या 180 डेज में आपको पेमेंट करनी है, जब पेमेंट आएगी तब आप उसको अगर आप पेमेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपने उसको साथ ही लिंक कर दिया, फिर साथ उसके अंदर आपने लिखा है कि चेक नंबर बताना है और वो बैंक बताना जिस बैंक से उस बंदे ने आपको पेमेंट की है। टेक्नोलॉजी का दौर है, यहाँ चेक तो अब इशू नहीं होते, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही होती है। तो ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर आप चेक का नंबर कहाँ से डालेंगे? वो रिटर्न के अंदर ऐसी चीज बताई नहीं कि वो कैसे हैंडल होना है, वहाँ या तो उसको चेंज किया जाए, तो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर की डाली जाए, फिर जिस बैंक से ट्रांसफर होके आ रही चलो वो तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्लाइंट की, वो बंदा वहां से डाल देगा, चेक आ जाएगा, चेक जिस अकाउंट से है वो आ जाएगा। लेकिन वो एक आपने पूरी ही अकाउंटिंग जो है ना सेल्डर रिटर्न के अंदर डाल दी। सेल्डर रिटर्न का पर्पस डिक्लेरेशन देना है, ना कि ऑडिट उसके अंदर नहीं। अब 73 की कंप्लायंस बेसिकली आप समझ लें सेल्डर रिटर्न के अंदर ही आपको 73 की कंप्लायंस हो रही है। हाँ, अगर ऐसा करना ठीक है, अगर आप सेक्शन 73 को अमेंड कर दें, फिर उसकी रिक्वायरमेंट ही खत्म कर दें कि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक 73 सेक्शन आप रखा हुआ भी और साथ आप 73 की पूरी कंप्लायंस रिटर्न के अंदर भी डाल दिए, तो ये प्रॉब्लम है उसके लिए। स्पेशली आप इसके अंदर देखें जो रिटेलर्स हैं, जो तो बल्क सप्लाईज हैं, होलसेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर है, वो जब सप्लाई दे रहा है अपनी होलसेल में, वो तो ठीक है, उसके पास प्रॉपर उसका इनवाइस नंबर भी आ रहा होगा, इनवाइस नंबर डाल देगा, हर इनवाइस के पेमेंट भी अपने डाल देगा। अब जो रिटेलर्स हैं, अब वो रिटेलर्स के लिए वहाँ पे ऐसा कोई नेक्सस C1 के अंदर मैकेनिज्म नहीं दिया गया कि वो अपनी सेल कैसे डालेंगे, वो इनवाइस नंबर कहाँ से डालेंगे। अब कुछ लोग पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटीग्रेटेड है, वो तो चलो पॉइंट ऑफ सेल से डाटा उठा के उसके डालेंगे, लेकिन अब वहाँ पे बैंक और चेक की डिटेल नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो कैश और ओवर द काउंटर सेल है, कैश सेल है। अब जब बंदे ने कैश सेल की तो वो चेक नंबर कहाँ से डालेगा और बैंक कहाँ से डालेगा, किस बंदे ने दी है, उसके अंदर वो कैश रिसीट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके नेक्सस C के अंदर डाला गया कि बंदे ने जो कैश पे सेल कर रहा है, रिटेलर है, वो कैसे सेल करेगा। आप एग्जांपल ले लें, जैसे पेट्रोल पंप्स हैं, अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर जब सेल हो रही होती है तो वो तो एक बंदा आता है, वो 50 रुपए का कहता है मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल दें, 50 रुपए का पेट्रोल डाल के चला जाता है। अब उसकी सिस्टम से वहां से कोई इनवाइस इशू नहीं हो रही, ना को उसकी इनवाइस इशू होती है, कोई चीज कुछ नहीं होती। वो तो शाम को जो कैशियर होता है वो टोटल सुबह उसको जितने लीटर दिए जाते हैं वो लीटर शाम को कैलकुलेट करता है, जितने के लीटर से बेचे होते हैं उतने लीटर की कैश जमा करा देता है उसके ऊपर। तो इस तरह से हो रही होती है, कोई 500 का डलवा लिया, किसी 2000 का डलवा लिया। अब वो जितने इनवाइस नंबर्स हैं या वो चीजें वो कैसे सिस्टम के अंदर डालेंगे। नेक्सस C1 के अंदर तो आपने इनवाइस नंबर से लिंक कर दिया कि इनवाइस नंबर डाला है, वो इतने इनवाइस नंबर कैसे डालेंगे। अब 50 रुपए का इनवाइस नंबर डालेंगे, फिर आगे आपने उसको लिंक किया है कि चेक नंबर डालना है, उसके बाद तो चेक है ही नहीं, उसने तो कैश से पेमेंट की है, फिर बैंक डालना है, जिसने आपको पेमेंट की उसने किस अकाउंट से पैसे किए वो भी नहीं है। तो ये सारी चीजें देखने पर इसमें क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन नहीं है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे होते हैं, वही बैंकिंग चैनल कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीजों को देखने की जरूरत है, इसमें नेक्सस C1 को दोबारा देखने की जरूरत है कि रिटेलर्स के लिए क्या, या इसके ऊपर वो क्लैरिफिकेशन एफबीआर दे, वे जो रिटेलर्स हैं वो अपनी सेलें वहाँ पे नेक्सस C1 के अंदर कैसे डालेंगे। बहुत शुक्रिया अरशद बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सफदर साहब, आपने हमारे दोस्तों की गुफ्तगू भी सुनी टैक्सेशन के हवाले से। हर बंदा बेहतरी चाहता है और खुद हुकूमत को भी पता है, अगर हमने अपने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने हैं, हमने IMF को मनाना है, तो ये टारगेट जब ही पूरे होंगे जब हम अपने टैक्स पेयर को एतमाद में लेंगे। हमारी जो एक्सपोर्ट है, जिसको हुकूमत बार बार कह रही है हम इसको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो किस तरह मुमकिन है? हमें ना अडेप्टिव मॉडल की तरफ जाना चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि जी किसी के पास ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा इल्म एक्सपर्टीज़ है जो हमारे पास नहीं है या हम हासिल नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि जिन लोगों की एक्सपोर्ट बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है और हमारी क्यों नहीं बढ़ रही या क्यों हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखें, जो भी इंटरनेशनल बायर किसी मुल्क से जाके चीज़ें खरीदेगा उसकी चंद रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, उसको वो क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही है जो वो चाहता है। नंबर 2, क्या उसकी प्राइस कंपेटिटिव है। और नंबर 3, क्या सप्लाई चेन या सप्लायर जो है वो रिलायबल है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। बाकी सारी अपनी जगह पे आप कहें जी इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, ये 3 बेसिक चीज़ें। पहली बात आ गई, वो देखेगा प्राइस कंपेटिटिवनेस। जब प्राइस कंपेटिटिवनेस पाकिस्तान को देखें तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश को भी देख लें, तो
इन तीनों के मुकाबले में आप कंपेयर करें तो आपकी इनपुट कॉस्ट कहीं ज़्यादा है, फाइनेंसिंग कॉस्ट आप कहीं अब जाके कंपैरेटिव हुए हैं, पिछले 5 साल से आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा थी। दूसरा उसमें मेजर इनपुट होता है यूटिलिटीज़ का। हाई एंड इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वहाँ में मेजर कंपोनेंट आपकी यूटिलिटीज़ का। आपकी यूटिलिटीज़ की कॉस्ट जो है वो दुनिया में सबसे ऑलमोस्ट ज़्यादा है। शायद ही कोई मुल्क होगा जिसकी इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी होगी। गैस आप सप्लाई नहीं करते और जब इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है 3-3 महीने अगर गैस नहीं आएगी तो वो कौन सी फैक्ट्री है जो 3 महीने बंद रखें और 9 महीने चलाएं। यहाँ तो ये कि सारे के सारी इंडस्ट्री को शुगर इंडस्ट्री के मॉडल में ले आए कि 3 महीने वो चलेगी, 4 महीने चलेगी और वो पूरा साल जो है वो अपना रेवेन्यू कमाएगी। आपको काम करना होगा कि आपकी जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो कम कर सकते थे, आपने अभी तक नहीं की। गेमें ही कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, फ्यूल की कॉस्ट भी नीचे चले गई, आपने IPP से टैरिफ भी रीनेगोशिएट कर दिया, लेकिन आप अपने वो रेवेन्यू के चक्करों में बिजनेसमैन से उसको इंसेंटिव नहीं दे पा रहे। आपको चाहिए कि आप अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको डाइवर्सिफाई करें। आप इसको सोलर पे, आप इसको कोयले पे, आप इसको पानी पे शिफ्ट करें। लेकिन हमारा क्योंकि पिछले दिनों ज्यादा ही कुछ लव फॉर फर्नेस ऑयल रहा है, इस वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा और हमने इतना प्रूडेंटली जो है वो IPPs को यूज नहीं किया। हमारी रिक्वायरमेंट 28,000-30,000 मेगावाट है, हमारी कैपेसिटी 45,000 मेगावाट है। इसके बावजूद आज भी लोड शेडिंग होती है, गर्मियों में आज भी लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्रियल भी होगी और दूसरी भी होगी। आपने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी आपको देखना होगा कि भाई अगर मैंने अपने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है कि वो अपना बिजनेस इंटरनेशनल अरीना में बढ़ा सके, आपको देखना होगा इंडिया, चाइना, बांग्लादेश हमारे प्राइमरीली कंपेटिटिव यही कंट्रीज हैं। वहां पे बिजली की कॉस्ट क्या है, आप अपने बंदों को वो दें और इसमें जो इनएफिशिएंसी आप अपने ऊपर ले लेते हैं वो नहीं करें। जैसे आपने बेशुमार टेक्सटाइल कैपेसिटी बिल्डिंग मार की है ना हजूर बिजली में, और हम 48,000 मेगावाट का पैसे अदा IPPs को करते हैं, जबकि हमारी फुल गर्मियों में 25,000 मेगावाट से ज़्यादा यूज़ नहीं होती बिजली, कंजम्पशन नहीं है इतनी ज़्यादा, फुल गर्मियों में 25-26,000। लेकिन ये हालात तो वो उसकी तरफ बहुत आगे चले जाएंगे। अच्छा सदर साहब, क्योंकि बजट है, सैलरी पर्सन तबका है वो बिल्कुल पिसके रह गया, बहुत ज़्यादा मुतासर है। हुकूमत बार बार उनको कह रही है आपको रिलीफ देंगे। 12 मई को एहतजाज का लोगों ने ऐलान भी किया हुआ है सैलरी पर्सन तबकात ने। आप क्या समझते हैं सैलरी पर्सन को वाकई अगर रिलीफ दिया जा सकता है तो किस तरह मुमकिन है? क्योंकि मौजूद हालात में तो नहीं लग रहा, उनकी स्लैब बढ़ा दी जाए। आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ वैसे तो हर बंदा ये समझता है उस पर टैक्स ज़्यादा है। आप यहाँ पे वर्सेस जहाँ की हम बड़े लोग बढ़ के मसाले देते हैं यूरोप अमेरिका, वहाँ पे सैलरी रेट कंपेयर तो करें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ सैलरी रेट क्या है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ उस तरह की फैसिलिटेशन भी नहीं है। ये एक हमारे लोगों का वैलिड क्लेम है कि यार ठीक है, आप कंपेयर करते हैं कि आप 45% दे रहे हैं तो UK वाले भी 45% दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस तरह की फैसिलिटेशन, उस तरह का ट्रस्ट लेवल भी तो आप बिल्ड करें ना। देखिए, अगर आप मुझे ये कहें कि जी आप मुझे 50,000 रुपया दे दें, मैं आपको पूरा साल फ्री बिजली दूंगा, तो मुझे अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैं कभी भी आपको 50,000 नहीं दूंगा, वो मैं महीने का 50,000 देता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपने मुझे वो फैसिलिटेशन नहीं करनी। यही फैक्टर हमारे लोगों के अंदर है। कम या ज्यादा की बात नहीं है। अगर वहां पे लोग कुछ सैलरी पे टैक्स देते हैं तो कुछ फैसिलिटेशन भी है। यहाँ हम अगर सैलरी पे टैक्स देते हैं तो अपने बच्चों को भी फीस भी खुद देते हैं। अब हमें मेडिसिन के लिए भी हॉस्पिटल्स पे भी प्राइवेटली जाना पड़ता है, सरकारी में तो आज भी पिछले 3 हफ्तों से स्ट्राइक है। अगर कोई इमरजेंसी में चला जाए तो वो क्या करे कि वो वेट करेगा, अच्छा हार्ट अटैक हो गया, अब डॉक्टर जब तक नहीं आता मैं तब तक स्टेबल रहता हूँ, जब 2 हफ्ते बाद आएगा तब ट्रीटमेंट कराएंगे। तो दूसरी बात जो सैलरी पर्सन का क्लेम है कि जी टैक्स कम होना चाहिए, डेफिनेटली वो कम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने सैलरी पर्सन को किसी किस्म का उसमें कोई इनपुट भी क्लेम करने का नहीं दिया कि आप ये कहें अच्छा इतनी सैलरी है तो आपके ये खर्चे क्लेम कर ले, ये खर्चे क्लेम कर ले, वो तो ग्रॉस पे टैक्स हो जाता है। जब आप उसके मुकाबले में बिजनेसमैन को कंपेयर करें, रेट ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन बिजनेसमैन 10 तरह के बिजनेस के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर लेता है, वो अपने खर्चे भी बाजुका तो उसके ऊपर लोड कर लेते हैं और एक्स्ट्रा सैलरी वो अपने नाम पे, बीवी बच्चों के नाम पे भी डाल देते हैं। तो कंपैरेटिवली पहले ही जो सैलरी वाले का रेट है वो बिजनेसमैन से ज्यादा है, जबकि इनकम लेवल बिजनेसमैन का देखें या इनकम कैपेसिटी देखें या टैक्स पेयर की कैपेसिटी देखें तो बिजनेस में टैक्स पेइंग कैपेसिटी सैलरी टैक्स पर्सन से ज्यादा है। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे फैसिलिटेशन होनी चाहिए। सफदर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, हमारे जो ग्रे इकोनॉमी है सबसे ज्यादा रियल सेक्टर में है। रियल सेक्टर कई दहाइयों से अंधेरों में डूबा हुआ है। आप समझते हैं बजट में उनके लिए कोई टैक्स रजीम, टैक्स नए रेट टैक्स के रजीम लानी चाहिए ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी आ जाए और लोगों के लिए भी आसानी हो जाए? देखिए, हमें वहाँ चीजें समझना पड़ेंगी। एक हमारे लोगों का मसला है, एक गवर्नमेंट का मसला। लोगों का मसला ये है कि हमारे लोगों ने ना तन आसानी की तरफ जाने का रुझान बढ़ाया, खुद से बढ़ाया कि फैक्ट्री बेची और प्लॉट ले लिए, बिजनेस बेचा और प्लॉट ले लिया। अब आपके पास अगर
100 प्लाट भी हैं तो आप एक बंदे को नौकरी नहीं दे सकते, क्योंकि कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। आप सोए रहेंगे और वो आपके में जमीन का खजाना जो है ना बढ़ता रहेगा। मेरे ख्याल से हमें अगर कोई फैसिलिटेशन करनी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करनी चाहिए। प्लॉटों के ऊपर अभी भी जो है ना वो एमनेस्टी ही है। 1 करोड़ रुपया सैलरी का ले लें, बिजनेस का ले लें तो रेट आपका 45% तक हिट हो जाता है। यहाँ आप 10 करोड़ का भी प्रॉफिट कमा लें प्लाट के अंदर तो मैक्सिमम रेट 15% है। ये एमनेस्टी खत्म ही करनी पड़ेगी आपको रियल एस्टेट में अपने इंटरेस्ट को फोरगो करना पड़ेगा। हमारे अशराफिया के इंटरेस्ट है उसके अंदर, इसलिए वहां पे रेट नहीं बढ़ता, एमनेस्टियां चलती रहती है। प्लॉटों के ऊपर जो रेट है वो वही होना चाहिए जो सैलरीड क्लास का है, जो बिजनेस क्लास का है, जो 45% 30% तक हिट करता है, जो स्लैब रेट के ऊपर है। और दूसरी बात यह है, आपको अगर फैसिलिटेशन करनी है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करनी होगी, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो तभी आपके पीछे 30-32 इंडस्ट्री जो है वो चलेगी। आपको मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फैसिलिटेट करना होगा, गवर्नमेंट को आगे आना होगा, आपको बैंकिंग इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना होगा कि वो लोगों को जो है फाइनेंसिंग दे सके। जब तक आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी उतनी बूम नहीं कर सकी। और रही बात प्लाटों की, वो एमनेस्टी है, पहले भी थी अब भी है, थोड़ी सी कम हुई है कि 6 साल वाला वो फैक्टर खत्म हो गया, लेकिन वो भी उन्हीं प्लाटों पे खत्म हुआ है जो आपने 30 जून 2024 के बाद खरीदे हैं। तो हमारे तो इल्ला माशाल्लाह लोगों ने 10-10 साल से प्लाट खरीदे हुए, वो 10 साल बाद भी बेचेंगे, वो 100 करोड़ प्रॉफिट कमा ले में, वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो जीरो चला जाएगा। तो लिहाजा वो जो इफेक्टिवनेस है उसकी उन प्लाटों पे भी लगाएं जो आपने पिछले 5 साल से खरीद के रखे हुए। सही कह रहे हैं सफदर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।